नमस्कार, आप देख रहे हो पंजाब केसरी। दर्शकों, आज का मुद्दा ये रहेगा कि गृहमंत्री अमित शाह ने हिमाचल में प्रचार के दौरान ये कहा है कि पंडित नेहरू ने 370 को वोट की खातिर अपनी गोद में बिठा के रखा था। और दूसरा बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि गुलाम नबी आज़ाद ने सेमी यू टर्न लिया है, पूरा यू टर्न नहीं लिया है, सेमी यू टर्न लिया है। और उनका ये कहना है कि जो कांग्रेस का सेकुलरिज्म को लेकर के नजरिया है वो उनको बहुत सूट करता है और वो चाहते हैं कि ये सेकुलरिज्म के नजरिए से गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस कामयाब हो। इस पर चर्चा करेंगे जाहिद मनास जी, आजाद साहब की पार्टी से। जाहिद साहब, आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। विनोद कपाई जी बीजेपी से हैं, आपका शुक्रिया। और असल कांग्रेस से हैं द्वारका चौधरी जी, आपका भी स्वागत है। बहुत कांग्रेस में दो पार्ट में है। नहीं जी सर, ये जो यू टर्न लिया है, सेमी यू टर्न, क्या लगता है आपको? ये जो यात्रा निकल रही है उसके प्रभाव में आकर के लिया है, जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं? पहला तो सर शुक्रिया आपका कि आपने हमें आज दो मुद्दों पे बात करने के लिए कहा है। आप ये मेरे से पूछ रहे हैं कि आज़ाद साहब ने यू टर्न लिया है। आज़ाद साहब शुरू से सेकुलर हैं, वो कांग्रेस में रहे और कांग्रेस एक सेकुलर जमात थी जी। तो सेकुलरिज्म तो उनके अंदर है जी। बात तो वो सेकुलरिज्म की हमेशा तो छोड़ के क्यों गए थे? नाराज क्यों हुए थे? नाराज कई इंटरनल बातें होती हैं। देखो, ये पार्टी का ऊपर के लेवल की बात है, नाराज भी हो सकते हैं, फिर लोग ऐसी बात नहीं पार्टियों में भी आ जाते हैं। ये तो आपने सब पार्टियों में देखा होगा जी। तो अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उन्होंने 50 साल कांग्रेस में गुजारे हैं और उनको पता है पूरा पार्टी का कि एक सेकुलर पार्टी है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। सेकुलरिज्म के साथ जो पार्टी नहीं चलेगी, मुझे बताइए वो कैसे कामयाब हिंदुस्तान में होंगी। चाहे ये दूसरी कई पार्टियां, मैं मानता हूं कि बड़ी धर्म की बात करते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो भी सेकुलरिज्म के नारे लगाते हैं जब वहाँ जाते हैं। दूसरा, भाजपा से बात कर रहे हैं। भाजपा से आपका मतलब है? भाजपा से मैंने नाम नहीं लिया, बहुत सी पार्टियां हमारे हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, मैंने अभी नाम नहीं लिया, अगर आप लेते हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि अगर आज़ाद साहब ने कहा है तो ये वैसे वो सेकुलर हैं, उनकी सोच सेकुलर है, उन्होंने पूरी ज़िंदगी सेकुलरिज्म का नारा दिया है। और जब उनको पता था कि अगर कांग्रेस पार्टी सेकुलर है तो फिर छोड़ी क्यों? सवाल ये उठता है ना। मैंने कहा ना, कुछ कई बातें अंदर से कोई हुई होगी, बात दोबारा आ सकते हैं, वो बात हो सकती है। पार्टी के सीनियर लीडर हैं, क्योंकि उनकी कांग्रेस के अंदर एक बड़ी एक अच्छी इज्जत थी, आज भी है। वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं हमारी रियासत के, वो सेंटर में कई साल मिनिस्टर रहे हैं, तो इसलिए उनका अपना वजूद है। ऐसी कोई, हम आज भी उनकी इज्जत करते हैं, कांग्रेस के लोग सब करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कपाई साहब, मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुर बने हमारा, कुछ ऐसा लग रहा है आपको? देखिए जी, एक बात तो ठीक है कि द्वारका जी के साथ मैं सहमत हूँ कि आज़ाद साहब जो है एक सुलझे हुए लीडर हैं, एक अच्छे राजनेता हैं जी। लेकिन कहीं ना कहीं निराश इसलिए हैं कि कांग्रेस की जो हालत है वो दुनिया से छुपी नहीं है। कांग्रेस एक इस वक्त जैसे सूखा हुआ पेड़ होता है, गिरा हुआ पेड़ होता है कि इसको बिना काटे उसका कोई चारा नहीं होता। इसी प्रकार कांग्रेस की इस वक्त हालत है कि जहाँ जितने भी इनके बड़े बड़े जड़ों के समेत उखड़ रहे हैं पेड़ इनकी, और आज इनकी जड़ें रही नहीं। अब राहुल गांधी जी लगे हैं कहीं ना कहीं, वो कर रहे हैं जी, पथ यात्रा कर रहे हैं। पथ यात्रा से कुछ नहीं होने वाला जब तक इनके अंदर मंथन नहीं होगा। कांग्रेस की हालत अंदर से ही टूटी हुई है। इसी प्रकार इनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। यात्रा में तो हजारों का हजूम, लाखों का हजूम, देखेंगे पिक्चर्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे तो आपको लगेगा आप भी भयभीत होते हैं तब। देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने जी। ये कश्मीर की एक कहावत है जी कि शेख साहब को पूछा गया कि कश्मीर में आपके साथ कितने बंदे हैं, उन्होंने कहा पूरा कश्मीर मेरे साथ है। जब इंदिरा जी, बख्शी गुलाम मोहम्मद जी गए तो उन्होंने कहा आपके साथ कितने कश्मीरी हैं, उन्होंने कहा पूरा क्या पूरा कश्मीर मेरे साथ ही है। तो जब इंदिरा जी जाते थे तब भी यही कहते थे सारा कश्मीर कांग्रेस के साथ ही है। इसीलिए ये हालत है कि जनता बेचारी भोली भाली है, जो जहाँ बुलाता है बेचारे जाते हैं, क्योंकि जनता को हर एक पर आस होती है। अब ये नेता लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, 70 साल में आपने देखा कि इन्होंने क्या क्या नहीं किया, क्या हालत कर दी है देश की। आज देश को इस हालत में पहुंचा दिया कि अब संभालते संभालते हमें भी 10 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी को। अभी भी देश बचाना और संभालना बहुत कठिन काम है, और वो काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की जो हालत है उस पर मत जाइए, तरस खाइए उन पर,
क्योंकि उनका हालत पतली है। कोई भी दिग्विजय जो दिग नेता जो उनका है वो आज की डेट में कांग्रेस में नहीं टिक रहा। उसका कारण यही है कि परिवारवाद, उसका कारण है भाई भतीजावाद, उसका कारण है माँ बेटी का प्यार। ये जब तक प्यार नहीं छोड़ेंगे, सियासत को सियासत की तरह नहीं देखेंगे, जो देश की हित की बात नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस की हालत पतली है और कांग्रेस का कुछ नहीं बनने वाला। आने वाले समय में वही हिंदुस्तान में राज करेगा जो देशभक्त होगा, जो राष्ट्र हित की बात करेगा, जो देश की बात करेगा। जो देश की बात करेगा वही हिंदुस्तान पे राज करेगा। जाहिद साहब, आपकी समेत बहुत सारे, जब आज़ाद साहब ने इस तरह की स्टेटमेंट दी, थोड़ा सा डर लगा होगा आपको? थोड़ा सा नहीं, इसमें मैं आपको कहूँगा गुलाम नबी आज़ाद साहब हिंदुस्तान का एक मजबूत सिपाही है। उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान की फलाह और बहबूद के लिए और हिंदुस्तान को ऊपर उठने के लिए उनने पूरा योगदान अदा किया हुआ है। और आज़ाद साहब की हमेशा कोशिश रही है, जब भी वो अपने मंत्रालय में रहे हैं या एज चीफ मिनिस्टर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है उन्होंने अदा किया है, एज ए अपोजिशन लीडर भी जो किया है, उन्होंने हिंदुस्तान के नाम को ऊपर ले जाने की हमेशा कोशिश की है। और जितनी देशभक्ति मैंने आज़ाद साहब के अंदर देखी है, उतना मुझे बहुत कम लीडरों में मुझे ऐसा देखने को मिला है। जाप जपने वाले बहुत सारे मिले हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन की बात की है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब में हमने ये चीज़ देखी है। और आज़ाद मेरा सवाल ये था कि डर तो नहीं लगा आपको कि अगर आज़ाद साहब, ये आज़ाद साहब का एक बिल्कुल एक क्लियर सा एजेंडा है कि हिंदुस्तान को सेकुलरिज्म जो है वो हिंदुस्तान की पहचान है, और हिंदुस्तान को जब भी वो दुनिया में ऊपर ले जाना है तो वो सेकुलरिज्म की बुनियाद पर। लेकिन बीजेपी जो सेकुलरिज्म को डिफाइन करती है वो कांग्रेस के सेकुलरिज्म को स्यूडो सेकुलर कहती है, कि कुछ धर्मों को अपीज कर करके सेकुलरिज्म का नाम लेना। मैं कहता हूं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ लो था, उसकी जो सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है उसको तो कोई ना कोई मानता होगा ना जी। अगर उस सेकुलरिज्म की डेफिनेशन के ऊपर हम चलते हैं और उस सेकुलरिज्म की डेफिनेशन, क्योंकि वो आइन हमारा है, वो हिंदुस्तान का आइन है जो सब पे लागू है। जो सेकुलरिज्म की डेफिनेशन आइन के अंदर है वही सुप्रीम है, और वो जो डेफिनेशन है वो हमारे हिंदुस्तान की हर चीज को मद्देनजर रख के वो डेफिनेशन वहां पे डाली गई है जी। उस डेफिनेशन के बरखिलाफ कोई भी बात करता है जी। वो सीडो है जी। वो सीडो है। कोई भी पार्टी उसके खिलाफ बात करती है वो सीडो है। और इसके लिए मुझे कभी भी किसी को ना सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है, ना किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। आज़ाद साहब आपके आइन की उस डेफिनेशन को बराबर से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते आ रहे हैं, और आज भी वो उसी पैराए पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और चल रहे हैं जी। और बाकी जो पार्टियां जो उस सेकुलरिज्म को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ कर या किसी दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, वो पार्टियां जो हैं वक्ती तौर पर वो शासन कर सकती हैं, लेकिन लार्ज रन में वो पार्टियां, क्योंकि ऐसी पार्टियों को भी जो कि इस चीज का आज वो उनको भी मानना पड़ता है, चाहे आप बड़े बड़े वो उन लीडरान को देखो, तो वो भी सेकुलरिज्म की अल्टीमेटली बात कर ही देते हैं। इवन मोहन भागवत साहब की भी अगर आप स्टेटमेंट देखो तो उन्होंने सेकुलरिज्म को मदरसे में भी बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने सेकुलरिज्म की जो है वो बात की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकुलरिज्म जो है वो हिंदुस्तान की बुनियाद है। जी। द्वारका जी, आपने कहा कि दरवाज़ा खुला है उनके लिए, कैसे आप सोच सकते हैं? हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप अपने हिसाब से पुरानी कांग्रेस का कैंडिडेट भी तैयार कर रहे हैं आपने, तो इनके साथ तो बड़ी फौज है, कैसे आप बोल देते हैं दरवाजे खुले हैं? जी। ये जो पार्टियों की बात है ना, जैसे आपने बोला पहले आज़ाद साहब की बात की थी, तो आज़ाद साहब तो पूरी उम्र कांग्रेस में रहे हैं ना, ये तो सबको पता है। तो अभी उनके रिलेशन हैं उसमें कांग्रेस में, वो उनको आगे क्या होता है ये तो चलो टाइम बताएगा, लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल भी है, ऐसी कोई बात नहीं कि वो बात हो नहीं सकती। तो वे आगे आगे पता चलेगा कैसे ये बात होती है। बाकी रहा, जैसे मैंने कहा कि मेरे भाई ने भी कहा है कि सेकुलरिज्म की बुनियाद के को लेकर के हम लोग जो आगे बढ़ सकते। आपको उम्मीद कैसे जाग रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बदले हैं इसलिए क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद की नाराजगी इसी बात से लेकर थी?
देखिए उम्मीद जग गई है वैसे उम्मीद जगी है आपको? उन्होंने खुद बोला है कि उनका इंडिकेशन है, उन्होंने खुद बोला है कि कांग्रेस जहां हरियाणा में और हिमाचल में और गुजरात में जो है वो एक सेकुलरिज्म मजबूत हो और इन पार्टियों को आने से ये हो सकता है जी। तो उन्होंने कुछ सोच समझ के कहा है, क्योंकि वो खुद सेकुलर हैं और उन्होंने जो बात कही है ये एक वेटेज वाली बात है और बहुत बड़े लीडर हैं वो, उनका अपना अंदाज है, अपनी सोच है, उसके मुताबिक बात कही। और मेरा अपना ख्याल है कि जहाँ पे तब्दीली भी आएगी, आप देखना दोनों स्टेटों में अभी तब्दीली। मैं 370 का जिक्र कर रहा था। अक्सर हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा ने लेबोरेटरी बना रखा है, प्रयोग यहाँ पे किए जाते हैं और इस्तेमाल बाहर के राज्यों में चुनावों के दौरान किया जाता है। कल ही हिमाचल प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंडित नेहरू ने 370 को गोद में वोट की खातिर सलाते रहते थे। मतलब आप 370 का इस्तेमाल करेंगे, देखिए सिलेक्टिव किलिंग का नहीं करेंगे। ये बात ठीक आपने कही कि 370 जवाहरलाल नेहरू जी ने गोद में बिठा के रखा। अगर नहीं बिठा के रखता तो आज 35 साल 40 साल हो गए या 70 साल हो गए, ये 370 क्यों नहीं उठाया, 35 से क्यों नहीं उठाया उन्होंने? इसी कारण नहीं उठाया कि जम्मू कश्मीर की राजनीति वो 370 के ऊपर करना चाहते थे, करते थे, कर रहे थे। वही 370 में जो शेख अब्दुल्ला ने यहाँ कांड किए, जो फारूकउल्लाह कर रहा है, जो बाकी के पार्टी के 370 के नाम पर यहाँ की सियासत उतरी, और जितना पैसा सरकार सेंटर की सरकार बेचती थी उस 370 के नाम पर ही गुमराह किया जाता था, क्योंकि उसका हिसाब नहीं जाता था। आज की डेट में एक एक पाई का हिसाब होता है, इसीलिए होता है कि यहाँ 370 नहीं है, सेंटर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। तभी 370 हटाने के बाद जब सेंटर की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुई तो आज एक एक पाई का हिसाब होता है और काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। ये आपकी जनता के सामने है, आप लोग भी देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार डेवलपमेंट हो रही है, जम्मू कश्मीर में किस प्रकार पैसा आया है, जम्मू कश्मीर की हालात सुधर गए हैं, यहाँ की रोडों के हालात देख लिए, जहाँ के प्रोजेक्ट जो ला रहे हैं उनको देख लिए आप, जहाँ का बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। स्मार्ट सिटी जम्मू में दी, IIM जम्मू और कश्मीर दोनों में दिया, IIT दिया, एम्स दिया, जम्मू कश्मीर दोनों को मिला। कभी आज तक आपने सुना कि जो जम्मू को कभी मिलता ही कुछ नहीं था, कश्मीर को मिलता था तो वही कहते थे जम्मू कश्मीर को मिल गया। आज जम्मू को अलग, कश्मीर को अलग मिल रहा है। ये 370 का मेन मुद्दा था, किसी के साथ भेदभाव ना हो, जम्मू के साथ जम्मू को हक मिले, कश्मीर का कश्मीर को हक मिले। इस भेदभाव को हटाने का कारण ही 370 था। अगर 370 नहीं हटती आज भी यही हालत होती यहाँ पे। आपके सामने कहा कि पाई का हिसाब हो रहा है। प्रमोद साहब, कपाई साहब, सारे लोग देख रहे हैं, बिल्कुल जो पीड़ित है ना माइनिंग से, बजरी से पीड़ित है, नहीं हो गया, सरकार ने बजरी माइनिंग का आपका काम सरकारी का रेट फिक्स कर दिए, उनके सामने ऐसे करेंगे। आपकी पाई का हिसाब हो रहा है, कहाँ हिसाब हो रहा है? नहीं, मैं ये बताओ कि जो आपका कह रहे हैं बजरी का, रेत का, आज तो सरकार ने रेट फिक्स कर दिए हैं। आज सरकार ऑनलाइन इसके लिए कर रही है कि ऑनलाइन आप ऑर्डर बुक करवा सकते हैं, ऑनलाइन बजरी देते के ले सकते हैं आप। आज मतलब इसने ऑनलाइन सिस्टम करने का मतलब है कि जो बिचौले हैं, बीच वाले जो हैं, जो कमीशन खाने वाले लोग, कमीशन वाले खाने वाले लोग, जो लोग दलाल है, दलालों को खत्म किया है सरकार ने। ये दल्लों की सरकार थी वो खत्म हुई है, क्योंकि आगे क्या था, बीच में बिचौले होते थे, दलाल होते थे, दलाली की वो खा के और मार्केट का जो रेट था वो बढ़ जाता था, लोगों को चीजें जो है डबल भाव में मिलती। आप देख लो हर चीज, आज आपको राशन कार्ड बनाना है ऑनलाइन है, आज आपको पेंशन, ओल्ड एज पेंशन है ऑनलाइन पे जाएंगे तो चर्चा और हो जाएगी। आप पर रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑनलाइन जरूर है, लेकिन लास्ट में पटवारी के साइन जरूर चाहिए होते हैं। अभी ये देख लीजिएगा, वो भी आप कुछ कहना चाहते थे, मैं जाहिर साहब के पास जाता हूँ। एक तो इन्होंने जैसे कहा कि आजकल ऑनलाइन हो गया सब कुछ। मैं पूछना हूँ, जहाँ कपाई साहब मेरे साथी हैं, ओल्ड एज जो पेंशन है हमने कितनी लगवाई? पिछले 5 महीने से एक नया ऑर्डर निकाल दिया कि जिसका BPL राशन कार्ड होगा उसी को मिलेगी। कहाँ मिल रही है? हमने तो सब लोगों के वहाँ पे फॉर्म जमा करवाए हैं, टोटली पेंशन बंद हो गई है। और ये ऑनलाइन पाई का काम ना हो, ओल्ड एज पेंशन का हिसाब, विडो मार्च पर कोई पेंशन पेंडिंग नहीं है।
विडो पेंशन आप जाके मुझे 31 बहुत मार्च पहले फॉर्म फॉर्म है। जमा करवाया मैं है, इनको- आप मुझे एक फॉर्म दे दो, मैं बता दूंगा। मैं इनको हाँ, लिस्ट दे उसके दूंगा, फॉर्मेलिटी मैं इनको पूरी लिस्ट होनी दे चाहिए। दूंगा सारी। हाँ, मुझे दे ये दो। बोलते हैं ना फॉर्मेलिटी 31 मार्च तक 31 मार्च तक सारी बिल्कुल की झूठ सारी है, पेंशन क्लियर बिल्कुल है। झूठ है। कोई एक पैसा बहुत पेंशन ज्यादा नहीं फार्म होती। है, ढेर लगे हुए हैं वहाँ 31 दफ्तर मार्च के तक अंदर। एक भी नहीं पेंशन एक है। बार के अंदर हाँ, अगर आप 100-200 उसकी से ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं नहीं पूरी की होगी, फॉर्मेलिटी पेंशन पूरी है नहीं है। लेकिन कोई उन्होंने नहीं क्या सकता। किया, फॉर्म दबा लिए। अभी बोलते जी इनके हाँ, साथ मुझे बीपीएल दिखाइए। राशन कार्ड नहीं लगे हुए, बीपीएल नहीं लगे। फॉर्मेलिटी तब तो पूरी BPL करनी है भाई। फॉर्मेलिटी अभी हुई है ना, पहले कहाँ था बीपीएल? पहले क्या बीपीएल था? तो 5 महीने अभी हुआ। पहले तो बड़ी अच्छी बात पहले थी कि थी 5 मंजिली कोठे वाले को भी बीपीएल अब तो 8 साल से क्यों पेंशन मिलती थी? पिछले 8 तो साल कर रहे हैं ना, से सेट- अभी मेरी उसको बात सेटल- सुनिए। सिस्टम में लाने के लिए टाइम लगता है भाई अभी साहब। उसका ये है बिना टाइम कि एक ही दिन में जो नहीं गरीब होता। आदमी है, जो अगर उसके पास अलादीन बीपीएल का चिराग राशन नहीं कार्ड है, नहीं एक ही है दिन में तो सब कर उसको रहे हो। पेंशन नहीं मिलेगी। अगर उसके पास बीपीएल का राशन और जिसके बनता घर भी में नहीं गाड़ी खड़ी है, बनेगा जिसके भी घर नहीं। का जिसके घर में 5 मोबाइल फोन है, जिसके घर में मोटरसाइकिल है, जिसके घर में एसी लगे हैं, ये लोग उनका भी फार्म भर के बीपीएल उसको पेंशन दिलवाते थे। वो उसका इन्होंने बीपीएल भरे, राशन बना हमने हुआ नहीं भरे, था, इन्होंने हमने क्यों वो करवाई है? कैंसिल करवाया। अब इनकी बाढ़ की गरीब लिस्ट को नहीं निकालो, मिलता था, इनकी बाढ़ की अमीर को लिस्ट मिलता निकालो था। और उसमें मिलेंगे कार वाले। हमारे लोग वहां पे जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन लोग थे, उनके राशन कार्ड नहीं कोई बना रहा है। ये बिल्कुल झूठ है कि आज फार्म बनेंगे उसका बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा। मैं इनको बन बोलता रहा है। हूँ चलो मेरे साथ, चलो मुझे बना- लेकिन अभी बोल रहे हैं ना, लेकिन मैं शर्त इनको ये कल है कि दूंगा। उसके घर में एसी नहीं लगाना मैं चाहिए, इनको कल उसके घर दूंगा। में कार नहीं खड़ी होनी नहीं चाहिए। होगी, नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो मैं बना के दूंगा। नहीं होगी। लेकिन ऐसा मेरी है बात कि सुनिए। अब ये ये- बंदा एसी लगा के बैठा पहले है, क्या सारे था? घर में पहले डिलेल क्या हो था? गया, डिलेल हो गया। पहले क्या था? डिलेल। 5,000 जी, रुपए का जी। इनकम का सर्टिफिकेट तहसीलदार साहब इशू करते थे। जी वो देखते नहीं थे कि ये गरीब है जहाँ अमीर है। जी। कहाँ जब देखते उन्होंने थे? एक वो कहाँ 5,000 देखते थे? पटवारी जाता है, उसकी जिम्मेदारी है तहसीलदार की। आज तक क्यों नहीं जितने देखता आपने वो? पैसे में कौन वो से देखता पटवारी को था बुलाया और आपने? तब जाकर कहाँ? इशू होती थी। 5,000 वो बंद कर दी और अभी बीपीएल का राशन कार्ड चाहिए। वो लोगों के पास है नहीं। और तो इसलिए वही होगा लोग जिसके पास नहीं- बीपीएल का राशन कार्ड चलो कोई ना कोई जाहिद तरीके से- जाहिद साहब से सुनिए। जाहिद साहब, आप बड़े उत्साह के साथ सारे लोग आजाद साहब के साथ चले थे। अब आजाद साहब की ये स्टेटमेंट सुन के, द्वारका चौधरी की ये स्टेटमेंट के लिए उनके द्वार खुले हैं, आप कहीं पशोपेश में हैं? नहीं, इसमें कोई पशुपेश वाली बात नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब एक नेशनल स्टैचर के लीडर हैं, बल्कि इंटरनेशनल स्टैचर रखते हैं। कांग्रेस में वापस आने की कोई बात ही नहीं है। आज़ाद साहब बल्कि जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक अपना असर रसूख रखते हैं और ये पार्टी पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। हमारा कहना ये है कि जो भी सेकुलर जमातें हैं उसके साथ हमारा सीधा पंजा है और हम हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर फोर्सेस को बढ़ावा देना चाहते हैं और उनको मजबूत करना चाहते हैं। आज़ाद साहब का सीधा सीधा यही अंदेशा है, ऐसे ही यही उनका इशारा है। जी। जहाँ तक उन्होंने हिमाचल प्रदेश और गुजरात को लेकर उन्होंने बात की, जी। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि यहाँ पे अगर जो कांग्रेस है वो बीजेपी को यहाँ पे इन पार्टीज को एक टक्कर देने वाली पार्टी साबित हो सकती है। आप जैसी जो है एक छोटा सा एक ऐसी पार्टी की जिसको अभी आपने पंजाब में लाया और पंजाब की खस्ता हालत हो गई है, ये यूटी दिल्ली तक महदूद है और वहाँ पे भी ये नाकामियों की तरफ जा चुकी हुई है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक पॉलिटिकल सोच नहीं है और ना ही ये हिंदुस्तान की कोई ऐसी कोई पॉलिसी को लेकर आगे चल रही। बिजली किराया, दूसरा किराया, ये छोटी छोटी बातें करके उन्होंने आज उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक बात कह दी है, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करवा दी है कि भाई आप जितना भी किराया माफ़ी, हम किराए माफ़ी की बात नहीं करते हैं। हम कहते हैं हम किराया देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका एक सिस्टम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप हैफाजतली, आज हमारी रियासत के अंदर 18% हाइक हो गया हुआ इलेक्ट्रिक टैरिफ, 18% हाइक हो इंडस्ट्री बंद होने की कगार पर है और सब कुछ जो है आप देखो यहाँ पे तबाही की कगार पर है। 370 की आप बात कर रहे थे, यहाँ पे 370 जो इस रियासत से जम्मू कश्मीर से उठाया गया है, जिस तरीके से उठाया गया है, उसके लिए हम सीधा सीधा डीएपी, उसको मैं आपको एक सीधी सी बात बोलूँ कि वो टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। खैर उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। 23 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है विद रिगार्ड टू 370 को लेकर जी। 23 पिटीशंस। और जब सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसला देगा, क्योंकि हमारा अपने सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास है कि जो भी वो फैसला करेगी, क्योंकि जितने भी इलीगलिटीज हुई है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से ये जो काम हुआ है, इसके जाने के बाद इस जम्मू कश्मीर की जो खस्ता हालत हुई है कि आज अनएम्प्लॉयमेंट में जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में सरफहरिस्त में है, नंबर 1 पे आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट में।
आज यहाँ का अपना जो इंडस्ट्रिस्ट है वो खत्म हो गया, यहाँ का अपना लोकल बिजनेसमैन खत्म हो गया हुआ, यहाँ की लोकल जो ऑफिसर्स हैं वो आपको नजर ही नहीं आएंगे। चाहे आप सेक्रेटरीट में देखो, चाहे आप डिवीजन में देखो, कहीं भी देखो, आपको यहाँ के लोकल ऑफिसर्स जो हैं वो मिल ही नहीं रहे। आज आपके पास यहाँ पे गवर्नर की जगह एलजी शासन है, एलजी के आगे एडवाइजर्स है। मैं आपको दावे से बोलता हूं कि आप कोई भी पोर्टल, कोई मीडिया कहीं भी उठाकर देखो, आपको एडवाइजर नजर ही नहीं आ रहे, कि ऐसा लगता है जैसे एडवाइजर है ही नहीं। ऐसा लगता है यहाँ पे बस एक चीज है, और जो भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो बाहर से आपने इंपोर्ट किए, और यहाँ की जिन लोगों में क्षमता, ये सवाल कपाई साहब से पूछ लेते हैं। सारी एडमिनिस्ट्रेशन इंपोर्ट की हुई है, देखिए यूपी भी। एक बात तो मैं भी मानता हूँ, आप लोकल एलजी दे देते, लोकल एडवाइजर दे देते, थोड़ी सी राहत मिल जाती लोगों को। ये तो आज का नहीं है, 70 साल से यही है कि जम्मू का लोकल ना तो एडवाइजर, अब एलजी तो आया नहीं, तो जो गवर्नर भी था वो भी सेंटर की मर्जी से ही आता था, आज भी सेंटर की मर्जी से आया है। गवर्नर काम करने वाला है, लेकिन एक बात ठीक है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक होते ही इलेक्शन होनी चाहिए, और इलेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि लोकल लीडरशिप जो है वही लोगों का दर्द समझ सकती है, वही लोगों की नब्ज पकड़ सकती है। और मैं भी ये मानता हूँ कि जल्द से जल्द जहाँ इलेक्शन होने चाहिए, ताकि लोकल सरकार जो बने, लोगों के काम भी होंगे और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी लोकल आएगी। ये बात तो कोई, जब तक जहाँ सरकार नहीं बनेगी, जहाँ इलेक्शन नहीं होंगे, तब तक जो है वो सेंटर की मर्जी से ही चल रही है, और सेंटर की मर्जी से चलने से जो एलजी है उसकी मर्जी से ही बंदे आ रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी टीम के हिसाब से काम करना। और जम्मू कश्मीर को मिलिटेंसी से मुक्त करने के लिए थोड़ा सा कष्ट हमें सहना पड़ेगा, जिस दिन भी यहाँ हालात ठीक होंगे और जल्द से जल्द इलेक्शन होगी। और मैं ये भी कहूँगा कि जो राज्य का दर्जा है वो भी जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द मिलेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात। जो साहब, कपाई साहब का दर्द देखते ही बनता है, इनकी बातों से लगता है ना तो हाईकमान में सुनवाई है, ना एलजी ऑफिस में, राजभवन में सुनवाई है, बीजेपी के बड़े नेताओं की, कपाई साहब जैसे वो। सुन लिया आपने, है ना, दर्द तो है। मैं कहता हूँ कि जैसे इन्होंने बोला है, अमित शाह जी ने जिस दिन ये फैसला हुआ था 370 का और 35 का, उसी दिन बोला था कि हम जो स्टेट है जल्दी रिस्टोर करेंगे। अभी कितने साल हो गए, इन्होंने दोबारा उस पर कोई बात की कि हम कर रहे हैं। मेरी बात का बुरा तो नहीं माना साहब, जब 370 लगाया था आपने कहा था घिसते घिसते घिस जाएगा, इतना टाइम लगाया घिस आने में, ये भी आपको याद है? ये भी आप अभी आप 2019 का हिसाब अभी लेने पड़ेंगे। देखो इसमें क्या अभी क्या हुआ, 370 तोड़ के इन्होंने बाहर दिखाया कि हमने J&K को हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया। हम इधर हैं, आप भी जहाँ रहते हो, क्या हम हिंदुस्तान में नहीं रहते थे? कहाँ रहते थे? देखो जहाँ का कानून अलग था, जहाँ का झंडा अलग था। इन्होंने ये डंडोरा पीटा दुनिया के निशान अलग, मुल्क के दूसरे कोनों में, और वोट ले लिए। लोगों ने सोचा शायद कोई कांग्रेस ने इस स्टेट को अलग ही रखा हुआ था, जम्मू कश्मीर को, जबकि हम लोग हिंदुस्तान के साथ थे पहले भी और आज भी। रही 370 की बात, मैं कहता हूं अलग था, अगर उस स्टेटों के अंदर आप कहते हो हिंदुस्तान 370 बन लगी, क्यों जम्मू कश्मीर का अलग से कानून था और भारत का अलग से स्टेटों के अंदर, क्यों जहां जितनी नौकरियां वहां पे महफूज हैं लोगों के लिए, जमीन और लोगों के लिए, क्यों नहीं बैठे आप? वहां जमीन और जो नौकरी है, सेंटर में भी सरकार आती थी, आप क्यों नहीं बैठे? स्टेट ने रखी हुई है, वो भी आज तक नहीं किया जो इन्होंने कहा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, चौधरी साहब उसमें फैसला हो जाएगा, चौधरी साहब वो उसका इंतजार करना पड़ेगा, हर एक कर रहा है, लेकिन तब तक कोई नया रास्ता तो निकालना था। 371 का निकल सकता था, और कई बार रीस्टोर अपनी स्टेट को तो करो, इलेक्शन कराओ। देखो इलेक्शन करवानी नहीं, इन्होंने एलजी लगा दिया, 2 एडवाइजर लगा दिए, और उससे पूरी रियासत चल रही है। इन्होंने की गलती से पहले आप उसको रेक्टिफाई कर लेते हाउस के अंदर नहीं, उससे पहले आप रेक्टिफाई पास होकर के आया, सरकार हो तो आए ना जी। हमने कई फैसले किए जहाँ पे, और जी मैं एक बार इसको पूछता हूँ, एक विधान, एक संविधान, एक निशान कहाँ पसंद है कि नहीं? अगर मुझे बताओ इनको पसंद है कि नहीं है। दूसरा मुझे ये बताओ, ये कहते हैं जम्मू कश्मीर भारत के साथ था, तो ये 3 अलग चीजें क्यों थी जम्मू कश्मीर में? क्यों इनका निशान अलग था, क्यों इनका तिरंगा अलग था, क्यों इनका संविधान अलग था, जहाँ का कोर्ट अलग, दिल्ली का कोर्ट अलग? मुझे ये बताओ, दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट अलग, जम्मू का कोर्ट अलग, ये क्यों था ऐसा? बिल्कुल ऐसा नहीं था। मुझे ये बताओ, यहाँ दो निशान लेके क्यों घूमते थे आप लोग? पाकिस्तान थोड़े जा सकते हैं, आप 2 निशान लेके क्यों घूमते थे? मुझे बताइए, बात नहीं थी। आप क्यों हरा वाला झंडा लेके घूमते थे? लोगों से वोट लेने के लिए सारी ये चालें चली गई। आपने तो यहाँ ये यहाँ इलेक्शन नहीं हो रही जी,
पिछले कई और ये एक डेढ़ साल नहीं से होने का कर रहे हैं। कारण ही कांग्रेस है, एक क्योंकि डेढ़ इनने साल से announce 70 साल जो कांग्रेस तो बोल रही है अलग से एक्सेप्ट विधान करो। दिया, अलग से कांग्रेस के संविधान तो दिया, हमारे अलग सारे से लीडर निशान कह रहे दिया, हैं। ये वही कारण है कि आज हमें कांग्रेस 370 के मजदूरों लीडरों तोड़ना की पड़ा। हर लीडर की अगर स्टेटमेंट 370 है, नहीं जब तोड़ते, इलेक्शन एक कराएंगे, निशान एक ये विधान लोग एक करवाते संविधान नहीं नहीं है मिलता। और वजह ये एक है, निशान एक विधान इनको- संविधान लेने इनको के लिए सारा पता है। 370 35 आज तोड़ना बहुत ही इनको जरूरी था। महंगाई नहीं दिख रही, सिलेंडर 1150 रुपया मिल रहा है आज, वो नहीं दिख रहा। पेट्रोल और डीजल कहाँ चल गए, वहां पे कोई रोक नहीं। आज टैक्स लगाने वाले हैं, आप देख लेना थोड़े दिनों के बाद जे प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। आपको पहले जे रोक पता नहीं क्या पाएंगे, लगने वाला है? जे क्या नहीं लगने रोक वाला है? आपको पता है? पाएंगे। हमने बोला उसके खिलाफ भी, जे चुप रहती है वहां। चलिए और फिर दोबारा जैसा लगेगा। जैसा सवाल ये होता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट का कुछ अपना ही सिस्टम होता है। इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होने से आवाम और सरकार के बीच में बड़ा सारा वेज क्रिएट हो गया है। देखिए, एक तो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं 370 को लेकर और पिछली बात शुरू हो जाते हैं नेहरू जी से। 1998 में किसकी सरकार थी, 2004 तक किसकी सरकार रही, एनडीए में बीजेपी थी, बीजेपी लेड गवर्नमेंट रही 98 से 2004 तक। आप उस बात को क्यों भूल जाते हो? वो 6 साल आप समझते हो वेस्ट किए आपने, 75 वो 6 साल आप क्या करते रहे? और दूसरी बात दूसरी बात तब हम मजाटी में नहीं थे। उस वक्त ये वही सरकार ऐसी है उस वक्त जैसे हमने कभी भी गवर्नमेंट से एक भी लफ्ज इन चीज़ों के बारे में नहीं सुना। हम ये कहते हैं कि आप ये सब चीज़ें कहने के लिए देखो, जब कोई चीज़ नहीं बचती तब एंड में आपका सिर्फ एक ही चीज़ शुरू हो जाती है, ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़। आटा, चावल, दही, दूध, कॉपी, पेंसिल, रोड, गाड़ी, घर, बिजली, पानी, आना जाना, किराया, रोड, सड़क, गली, आप उसकी हालात देखो। हम लोग इस वक्त कदीम जमाने में जा चुके हुए हैं साहब। जम्मू कश्मीर का हर फर्द परेशान है, नौजवान परेशान है, जो जिसको रोजगार मिला हुआ है वो परेशान है, जिस बेचारे को डेली वेजर है सड़कों पे हैं। हर दिन आप यहाँ पे बीजेपी के कार्यालय के सामने, मुझे समझ नहीं आती कि ये बीजेपी के कार्यालय के सामने बेचारे क्या करते हैं ये। और बीजेपी मेरी खुद तंग है, वो कहती है कि यार हमारी सुनवाई ही नहीं है। और ना कोई यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी। मतलब आप कपाई साहब ने खुद यहाँ पे एडमिट किया कि ना हमारे एडवाइजर है, ना हमारा एलजी है, ना हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, सब इंपोर्ट की हुई है। जो इंपोर्ट की हुई है वो आपके दुख दर्द। जम्मू कश्मीर एक टोटली डिफरेंट है। इसको कभी आप सबसे अगर हिंदुस्तान में कुछ सेकुलर एरिया है वो जम्मू कश्मीर है, और इसकी मिसाल खाली हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में दी जाती है। आपने इसकी मिसाल को बिल्कुल तहस नहस खत्म कर दिया हुआ है। आज डोगरा कहां पे रहा, आज पहाड़ी कहां पे है, आज गुज्जर कहां पे है, आज कश्मीरी कहां पे है, आज लद्दाखी कहां पे है। हमारे कल्चर को तहस नहस करके, मतलब आज हमारा बेरोजगार नौजवान, हमारी बहू बेटियां बच्चियां सब इस वक्त परेशान हैं सर। परेशानी हाल ही में है, जो एडमिटेड फैक्ट है इनको एडमिट करना चाहिए। आज ये इस वक्त ये वार्ड की बात कर रहे थे, मुझे लगता है ये दोनों एक वार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों खुद अपनी वार्डों के लिए परेशानी यहाँ पे इजहार कर रहे हैं, आपके सामने है साहब। आप मुझे बताएं, खुदारा आप एक ही बात को लेके 370 को हटा दियो, भाई हटा दिया, अच्छा किया। हम ये इन लोगों के लिए क्या किया? हमारे जमीनों के राइट खत्म करने जा रहे हो। जो हमें रोशनी एक्ट में जो 2-2 4-4 मरले जमीनें मिली थी, या किसी को घर मिला था, आज वो घर भी आप निकालने जा रहे हो। उन जमीनों के राइट भी खत्म कर, जमीन रोशनी एक्ट में आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए था सर। जिनके पास लैंड ग्रैबर्स थे उनको आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए था। हो सकता है कि आपके अपने जो आपके मिनिस्टर्स हैं उनके खिलाफ कोई बैंक के स्कैंडल की बात आ रही है, किसी के मकान की बात आ रही है कि मकान उन्होंने वहां बनाया हुआ है। आप शायद आप खुद फंस रहे हो, इसलिए ये बात है। आपको सब चीजें एक टोटल आपको फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से बात करनी चाहिए। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आज आपका नौजवान जो है वो घर में बैठा हुआ है, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है, और बाहर से मुलाजमत यहाँ पे आ रही है। आज आप देखो कि अभी मुझे ये बता रहे थे चोपड़ा साहब के, मेरे ही मोहल्ले से 2 लोग जो है वहां के नहीं लगे जेई, लेकिन बाहर के आके वहां पे 2 जेई चौधरी साहब ने अभी बताया। उसके अलावा आप देखो यहाँ पे किसी भी ऑफिस में आप उठा के देखो, सर खुदारा सच को तस्लीम करो, और तस्लीम जो है वो सच को सामने लाओ। आज हम लोग खुद जो लीडरशिप में हैं वो परेशान हैं बेचारे कि भाई हम लोग किस तरीके से अपने लोगों के सामने जाएं, उनके दुख दर्दों को देखें, क्योंकि ये खुद तकलीफ में है। क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ होने के बावजूद कॉमन मैन भी तो है ना सर। हम जी हमारा घर का चूल्हा मुश्किल हो गया जलना,
कल तक मैं कहता हूं, कल तक हमारा किचन चलता था 10,000 पे, आज वही किचन पहुंच गया है 40,000 रुपए में। 40,000 रुपए में हम किचन चलाएंगे, बाल बच्चे को पालेंगे, उनको क्या कहते हैं, पढ़ाई कराएंगे, क्या करेंगे हम लोग। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, विनोद जी, मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं, आज रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों ने एक बन बना दिया हुआ है। वो जानते हैं कि हमने सबको आजमा लिया है, यहां पे सब आए, हर एक ने अपना अपना सिस्टम किया। तो आज गुलाम नबी आजाद साहब जब इस स्टेट में आए, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई, आज लोगों का एक विश्वास दोबारा उभरा है, लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ है कि हाँ, ये शख्स जो कहता है वो करता है। और उसने अपने कार्यकाल में जो है उसने साबित करके बताया, और उस कार्यकाल में जितने काम हुए, आज स्टेट गवर्नमेंट भी, स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आज भी उस कामों के रिबन काटती जा रही है। और पूरा जम्मू कश्मीर के लोगों का जो विश्वास है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के लिए और आजाद साहब के लिए, इसके लिए इंशाल्लाह हम लोगों के जो उनकी उम्मीदें हैं उन पर पूरा कपाई साहब से पूछते हैं। कपाई साहब, जब भी बात की जाती है महंगाई बेरोजगारी को भूल जाते हैं, वो चिल्ला चिल्ला के सिलेंडर की बात कर रहे हैं, अभी वो थोड़ी देर में वो स्मृति ईरानी का भी जिक्र करेंगे। जब महंगाई की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है, तो आप 370 लेके आ जाते हैं, मंदिर मस्जिद का नाम लेके आ जाते हैं, नाम परिवर्तन, चौक परिवर्तन, उससे पेट नहीं भरता है। देखिए, ना तो हम 370 की बात करते हैं, ना 35 करते हैं, ना ही हम मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। हम तो बात करते हैं लोगों की, हम तो बात करते हैं सेकुलर की। हम चाहते हैं लोग शांति से रहें। आप मुझे बताइए कि जो 70 साल में उन्होंने क्या किया, महंगाई कहाँ रोकी उन्होंने ये काम किया, ये किया कि देश को बेचा, देश को गिरवी रख दिया। आज देश को जो गिरवी रखा हुआ है, जो देश का इतना कर्जा उन्होंने सर पे चढ़ा के रखा था, उसको उतारते उतारते ही हमारे बाल जो हैं वो जड़ गए हैं। हमें पता है कि हमारी सरकार सेंटर में जो बैठी, उसको पता है किस प्रकार इस देश को उस कर्जे से बाहर निकाल रहे हैं। उस देश को जहाँ ये देश को बेचने के कतार में ले आए थे ये लोग, अब उस देश को वापस हम अपनी पोजीशन में लाया है, उसको लाया है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो जनता का सहयोग चाहिए, जनता का साथ चाहिए। आज आप देखो इतने बड़े प्रोजेक्ट कहाँ थे, सड़कों की हालत आप पैसे देख रहे थे क्या हाल थी। आज देख लो, जो सड़क बनती है उसकी 5 साल या 3 साल की गारंटी होती है उस कंट्रैक्टर की। जो बनी बनाई सड़कें वो खाड़ करके ऐसा नहीं बन रही है, जो खराब है वही बनती हैं। और सड़कें देखिए, आज आप देख लिए कश्मीर का कितनी देर का काम चल रहा था रेलवे का, अब कंप्लीट हो रहा है। क्यों नहीं पहले बने इनसे, फ्लाई ओवर नहीं बन पाए इनसे वो टनल नहीं बन पाए, आज सब बन रहा है। जितनी तेजी से काम चल रहा है, इतनी तेजी से काम आज तक नहीं हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार है, तभी ये काम तेजी से चल रहे हैं और काम हो रहे हैं। आज जैसे इन्होंने बोला ना, आज मुल्क की हालात जो हैं वो बहुत खराब है। मुल्क हमारा जो है ये बहुत पिछड़ चुका है, इसलिए राहुल जी बहुत पिछड़ चुका है, क्योंकि आज आपने देखा होगा क्या चीजें नहीं बेच रहे। रेलवे ट्रैक बेच दिए, बोर्ड बेच दिए, अब आपके सामने है सब कुछ। अभी जो आर्मी की ग्राउंड है, जो आर्मी जिस पर बैठती है, उसका भी सोचा हुआ है। इन्होंने कोई चीज छोड़नी नहीं है। जब तक मुल्क बिका नहीं, तब तक ये पार्टी, मेरे ख्याल में इसको लोग अभी समझ गए हैं कि ये क्या करने जा रही है बीजेपी। एक तो लोगों की महंगाई के साथ कमर तोड़ दी, ऊपर से मुल्क को बेचना शुरू कर दिया। ये है जी। तो सब आपका शुक्रिया, कपाई साहब आपका शुक्रिया, जाहिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।